हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 29 क्लास है। इससे पहले की 28 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज इफ़ द सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। यानी यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण त्वरण रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, 0 वोल्टेज रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑसिलेटर प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रिक्वेंसी। यानी कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो कौन सा ऑसिलेटर उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है, ये हार्टले ऑसिलेटर जो होता है वो एक्यूरेट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल इन अ ट्रांजिस्टर। यानी एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है। तो जो आपका बेस मटेरियल होता है उसका जो अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होता है, ये लाइट डोप्ड एंड वेरी थिन होता है। यानी बहुत हल्का डोप्ड होता है और वेरी थिन मटेरियल का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एम्पलीफायर। यानी एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। तो आइए एम्पलीफायर देख लेते हैं फिगर में। तो ये फिगर है आपका एम्पलीफायर का और इस एम्पलीफायर का कौन सा टाइप है ये। तो ये कौन सा है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच रजिस्टर डिटरमाइंस द वोल्टेज गेन इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। यानी कौन सा प्रतिरोध एक समान एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो कौन सा जो आपका नॉर्मल एमिटर एम्पलीफायर है वो वोल्टेज को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो ये RL लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, RL यानी लोड रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस अ प्रोटेक्टिव पल्स वेव फ्रॉम आउटपुट। यानी कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। तो कौन सा मल्टी वाइब्रेटर होता है ये आपका होता है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अ फीडबैक नेटवर्क इज़ यूज्ड इन द ऑसिलेटर। यानी दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑसिलेटर में जो है फीडबैक नेटवर्क का यूज क्यों किया जाता है, तो सिग्नल को 180 डिग्री से, ठीक है, सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए इसका फीडबैक नेटवर्क का यूज किया जाता है ऑसिलेटर में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी सही हो जाएगा, 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी जिसे FET भी कहते हैं। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि FET का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मेन यूज क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ये FET क्या है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, यानी धारा नियंत्रण डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे यूजेटी भी कहते हैं। यूजेटी का पूर्ण रूप पूछे तो क्या है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मेन कार्य क्या होता है, तो ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। ठीक है, एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल JFET बायस्ड, यानी एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत या फिर बायस्ड होता है। तो ये कैसे होता है, गेट्स आर रिवर्स बायस्ड विथ सोर्सेज, यानी गेट्स सोर्स के साथ कैसे है, पश्च अभिनत यानी रिवर्स बायस्ड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the total turn on time while transistor makes a transitions from V2 to V1, यानी ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तित करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। कुल टर्न ऑन टाइम की बात करें तो ये क्या होता है आपका, टोटल टर्न इन टाइम, ये T ऑन इज इक्वल टू TD प्लस TR। ठीक है, तो ये आपका इधर क्या है, इधर आपका TD है और ये क्या है आपका TR है। तो आपका टोटल टर्न ऑन कितना हो जाएगा, TD माइनस TR। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच डिवाइस इज मेड अप ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्राउंड डिफ्यूज़न एंड एलॉय जंक्शंस, यानी बिंदु संपर्क, विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का यूज करके किस जो है डिवाइस का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर होता क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसे एम्पलीफायर या तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मेड लार्जर देन एमिटर रीजन इन अ ट्रांजिस्टर, यानी एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो जो आपका कलेक्टर क्षेत्र है यानी कलेक्टर एरिया जो है वो भौतिक यानी आपका फिजिकल जो रूप है उससे लार्जर क्यों बनाया जाता है, तो इट हैज़ टू डिसिपेट मोर हीट, क्योंकि इससे जो है अधिक गर्मी यानी हीट का प्रसार हो रहा है, अधिक ऊष्मा का प्रसार करना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए इसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इफ़ एमिटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस आर फॉरवर्ड बायस्ड, यानी एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है यानी फॉरवर्ड बायस्ड हैं। तो ये क्या है, एक्ट्स एज क्लोज्ड स्विच, यानी एक बंद स्विच के रूप में ये कार्य करेगा इस कंडीशन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्लास ए एम्पलीफायर, यानी क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या होता है। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है, यानी इस एम्पलीफायर में क्या होता है, बहुत कम विकृति होती है, मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा और ये क्या है, एम्पलीफायर का एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूसेस सिग्नल वेव और पल्सेस विदाउट एन इनपुट, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या फिर पल्सेस का उत्पादन करता है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या फिर पल्सेस का उत्पादन करता है, तो ऑसिलेटर जो होता है। ठीक है, ऑसिलेटर जो होता है वो बिना जो है इनपुट के सिग्नल तरंगों या फिर पल्सेस का वो करता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सर्किट इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेशन और वेव इन एन ऑसिलेटर सर्किट, यानी दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है। तो यहाँ पर कौन सा सर्किट आवश्यक होता है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, यानी सकारात्मक फीडबैक सर्किट जो होता है वो यहाँ पर यूजफुल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसका मेन जो है एप्लीकेशन क्या होता है, ट्रिगरिंग सर्किट, यानी ट्रिगर करने के लिए ये सर्किट यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच डिवाइस हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो नॉइज आउटपुट, गुड लीनियरिटी एंड लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी, यानी किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। तो ऐसा कौन सा ये डिवाइस है। तो ऐसे डिवाइस की बात करें तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, यानी FET जो होता है उसमें लो नॉइज़ आउटपुट होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, ठीक है, गुड लीनियरिटी होता है, लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी होता है। तो इतने सारे इसके आप कह सकते हैं कि इसके गुण हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन करंट कंट्रोल ऑफ मॉसफेट कंपेयर टू JFETs, यानी JFETs की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। तो JFETs की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में यानी करंट कंट्रोल में क्या अंतर है, इंसुलेटिंग लेयर इंस्टीड ऑफ जंक्शन, यानी जंक्शन के बजाय इंसुलेटेड जो है लेयर इसमें यूज होता है मॉसफेट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट, यानी इस एम्पलीफायर सर्किट का ये कौन सा टाइप है, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर का कौन सा टाइप है, इसकी बात करें तो ये है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है। इस सर्किट को आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज, व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज, यानी 220 वोल्टेज RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है। यानी हमें यहाँ पर पीक वोल्टेज फाइंड करना है और पीक वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, पीक वोल्टेज को आप VP से डिनोट कर सकते हैं। VP इज इक्वल टू क्या होता है, VRMS अपॉन 0.707, ठीक है। तो ये आपका पीक वोल्टेज का फॉर्मूला है, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं, हमें फॉर्मूला याद है तो बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। VRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है। तो यहाँ से 220 वोल्ट आप पुट करिए, अपॉन में कितना है 0.707, ठीक है। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3 0 बढ़ जाएगा, अपॉन में 707 अभी आ गया। अभी ये क्या है, अभी ये आपका हो गया 2,20,000। 2,20,000 में जब 707 से आप भाग करेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जब आप डिवीज़न करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 311.17, ठीक है, 17। और ये क्या है, यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, यानी 311.17 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाउ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ CRO कैन बी इंक्रीज्ड, यानी CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो CRO का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, CRO का फुल फॉर्म अगर पूछे कोई तो CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलोस्कोप,
ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ का फुल फॉर्म होता है। और सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को यानी इनपुट इम्पीडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू सीआरओ प्रोब, यानी सीआरओ प्रोब में प्रतिबाधा जोड़कर, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़कर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the frequency of the displayed signal on CRO screen covered by 5 division with a time base setting of 0.2 microseconds, यानी 0.2 माइक्रोसेकेंड्स के टाइम बेस रेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करने के लिए फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, 1/T है। यहाँ पर T हमारा क्या है, T हमारा टाइम पीरियड है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइम पीरियड तो हमें दिया ही नहीं है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें यहाँ पर 5 डिवीज़न दे रखे हैं और 0.2 माइक्रो सेकेंड्स दे रखा हुआ है, यानी टाइम बेस सिटिंग दे रखा हुआ है। तो यहाँ से हम अपना टाइम पीरियड निकाल पाएंगे, टी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यानी टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न मल्टीप्लाई टाइम बेस सिटिंग, टाइम बेस सेटिंग। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबीएस भी कहते हैं। अब यहाँ पर डिवीज़न कितने दे रखे हैं, 5 डिवीज़न, और टाइम बेस सिटिंग कितनी है, 0.2 माइक्रो सेकेंड दे रखा हुआ है। सेकेंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड कितना है, 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/T, और T की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आई है टाइम पीरियड की, 10⁻⁶ निकल कर आई है ना। F इज इक्वल टू 1/10⁻⁻⁶। अब ये -6 है, जब इसको ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻6। ठीक है, 10⁻6, और ये 10⁻6 को हम अगर ओपन करेंगे, 6 0 है तो मतलब क्या हुआ, 6 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 0। अब ये हमारा क्या है, हर्ट्ज में आया है, लेकिन आंसर आप देख रहे हैं किलो हर्ट्ज में है ना। किलो हर्ट्ज में चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा किलो हर्ट्ज में 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 1000 किलो हर्ट्ज। यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफेक्ट्स विल ऑकर इन द रेशियो इफ द पल्सेशन आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द इनपुट ऑफ द रेक्टिफायर, यानी रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। तो इसमें क्या, रेडियो में क्या खराबी आएगी इस कंडीशन में, हमिंग साउंड आएगा, यानी एक डिस्टर्बिंग आवाज़ आएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ डज द डिप्लीशन रीजन बिहेव, यानी रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करती है, डिप्लीशन क्षेत्र कैसे व्यवहार करती है, एज इंसुलेटर, यानी एक कुचालक के रूप में कार्य करती है, यानी व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पावर गेन ऑफ सीई एम्पलीफायर विथ अ वोल्टेज गेन ऑफ 66 एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, यानी 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ सीई एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पावर गेन फाइंड करना है। ठीक है, पावर गेन फाइंड करना है,
और हमें वैल्यू क्या क्या दी गई है, बीटा यानी करंट गेन, ठीक है, बीटा है, बीटा क्या है हमारा, करंट गेन है। करंट गेन को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। और कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है, 100। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वोल्टेज गेन दे रखा है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन कितना है यहाँ पर, वोल्टेज गेन आपका 66 है, ठीक है, 66 वोल्ट है। और फाइंड हमें करना है पावर गेन। अब पावर गेन का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर गेन का फॉर्मूला क्या है, पावर गेन, और इसको आप कैसे डिनोट करते हो, पीजी से डिनोट करते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वीजी यानी वोल्टेज गेन इनटू बीटा। बीटा क्या है हमारा, करंट गेन है। अब यहाँ पे बस सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। वोल्टेज गेन कितना है, 66 है, मल्टीप्लाई बीटा गेन कितना है, बीटा यानी करंट गेन कितना है, 100 है। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा, ठीक है, 6600 ये आपका पावर गेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इफ SCR इज लैच्ड इनटू कंडक्शन एंड गेट करंट इज रिमूव्ड इन DC। यानी क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है और DC में गेट करंट हटा दिया जाता है, तो क्या होता है, क्या प्रभाव होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में प्रभाव ये होगा कि आपका गेट लूजेस कंट्रोल ओवर कंडक्शन, यानी गेट चालन में नियंत्रण खो देगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये अपना कंट्रोल ही खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट पिंच ऑफ वोल्टेज इन JFET, यानी JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होता है, ड्रेन करंट बिकम्स 0, यानी ड्रेन करंट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सप्लाई इंडिकेट्स बाय द कलर ऑफ कंडक्टर एग्जिबिटेड ऑन रेड ब्लू एंड ब्लैक, यानी लाल नीला और काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित होती है। तो काला और नीला और लाल रंग से किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित होती है, सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम, यानी 3 वायर DC आपूर्ति सिस्टम जो है ये इंडिकेट होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच केबल्स टाइज आर यूज्ड टू बंच द वायर्स, ठीक है, 1 मिनट, पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, नहीं एकदम सही है, सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच केबल्स टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स, यानी तारों का गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन से केबल बंध का यूज किया जाता है, नायलॉन टाइज, यानी नायलॉन जो बंद होता है, डोरी होती है, उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, यानी पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचते हैं, सेंसर से बचते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित इस डिवाइस का क्या नाम है। इसको क्या कहते हैं, मेन कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका मेन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल, यानी कंट्रोल पैनल में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है। इस वायरिंग एक्सेसरीज का क्या नाम है, ये है आपका डिन रेल्स, ठीक है, ये क्या है आपका डिन रेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये डिन रेल क्या होता है, यह एक 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट वायरलेस रिले एक्सपेंशन है, जिसे फ्यूज बॉक्स में इंस्टॉलेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स इन द सर्किट, यानी एक्स के रूप में इस चिन्हित भाग का क्या नाम है, इस चिन्हित डिवाइस का क्या नाम है। तो ये क्या है आपका ओवरलोड रिले ट्रिप, ठीक है, ये क्या है ओवरलोड रिले ट्रिप। तो ये एक ओवरलोड रिले ट्रिप है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, यानी कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त इस सामग्री का क्या नाम है। तो इस सामग्री को क्या कहते हैं, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, ठीक है, ये एक केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, इस एसेसरीज का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, ग्रोमेट कहते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है ग्रोमेट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो विच डिवाइस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन द पैनल बोर्ड, यानी पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो पैनल बोर्ड में कौन शॉर्ट सर्किट से बनाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्विच विथ एन एक्चुएटर इज ऑपरेटेड बाय द मोशन ऑफ अ मशीन और अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। तो ये क्या है लिमिट स्विच है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी सवाल, विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन, यानी ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। तो ऑफ लोड कंडीशन में कौन सा स्विच संचालित होता है, आइसोलेटिंग स्विच जो होता है, आइसोलेटिंग स्विच जो होता है वो आपका ऑफ लोड कंडीशन में भी ऑपरेट करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, आइसोलेटिंग स्विच। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।